आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। मैं हूँ संदीप चौधरी। जी आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। अगर अभी चुनाव हो तो अपने ढंग के इस अनोखे सर्वेक्षण में हमने जानने की कोशिश की है कि अगर अभी आम चुनाव हो जाए तो क्या होंगे नतीजे, क्या होगी सरकार की सूरत। और ये सर्वे इसलिए कि लोकसभा के चुनाव में अभी 7-8 महीने 10 महीने अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, वक्त है, लेकिन सरगर्मियां ऐसी कि जैसे चुनाव अभी होने जा रहे हैं और देश के 18 राज्यों में हमारे लिए ये सर्वे किया है CSDS ने, और हम इस पूरे हफ्ते पेश कर रहे हैं राज्यवार चुनावी तस्वीर। जी अगर अभी चुनाव हो तो अब तक हमने आपको दिखाई है 5 राज्यों, पूरब में बिहार, बंगाल, दक्षिण में कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु और पश्चिम में गुजरात और महाराष्ट्र की तस्वीर। और आज हम आपको लेकर चलेंगे देश की 3 हिंदी भाषी राज्यों में। इनमें सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। ये कभी बीमारू राज्य भी कहे जाते थे। एक दौर में कहते थे कि दिल्ली का रास्ता यूपी होकर ही गुजरता है। चर्चा होगी इन तीनों राज्यों से जुड़े अहम सवालों पर। और ऐसे में कई सारे अहम सवाल हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी की मौजूदगी से लहराएगा बीजेपी का परचम, या नरेंद्र मोदी की मौजूदगी से होगा वोटों का और ज्यादा ध्रुवीकरण। क्या होगा मुलायम और मायावती का। राजस्थान में किस करवट बैठेगा सियासी ऊंट, गहलोत लौटेंगे या फिर वसुंधरा की होगी वापसी। वहीं आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश, यहाँ क्या असर डालेगी शिवराज की यात्रा, क्या बीजेपी को मिलेगा शिवराज की लोकप्रियता का लाभ। क्या होगा 3 हिंदी प्रदेशों की 134 सीटों का फैसला। अगर अभी चुनाव हो तो आखिर क्या होगा। अगर आज चुनाव हो तो फिलहाल शुरुआत करेंगे हम राजस्थान से। और राजस्थान में हमारे साथ होंगी कांग्रेस की प्रवक्ता अर्चना शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक राजीव कुमार गुप्ता होंगे। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल। स्टूडियो में मौजूद हैं 2 खास मेहमान। संजय कुमार हैं हमारे साथ, फेलो हैं CSDS के, इन्होंने ये सर्वे किया है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह भी हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले जो है हम राजस्थान की तस्वीर आप तक पहुंचाते हैं। जो संदीप आपको जो जादुई आंकड़ा है वो दिखाएंगे इस वक्त सर्वेक्षण के। ये जादू खत्म होने वाला है और हमारे प्रोड्यूसर राजशेखर मणि त्रिपाठी, उनका पूरा नाम ना बोलूं तो वो बुरा भी मान सकते हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा कि किस करवट बैठेगा सियासी ऊंट। मैं ऊंटों के प्रदेश से ही शुरू करने वाला हूं, राजस्थान से शुरू करने वाला हूं। और राजस्थान में अमूमन यह देखने को मिलता है कि बयार एक हवा बहती है, एक तरफा वोटिंग होती है। लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। अगर हम 2009 की बात करें तो 2009 में यहां पर कांग्रेस को 20 सीटें मिली थी, जबकि 2004 में बीजेपी को 21 सीटें मिली थी। लेकिन अब ज्यादा देर नहीं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कितनी वोट किसके खाते में गिरने वाली है। और यह इंतजार मैं आपका खत्म करता हूं। कांग्रेस के खाते में जाएंगी 44% वोट, 3% का नुकसान हो रहा है, जबकि बीजेपी को मिलने वाली है 44% ही वोट, 44%, लेकिन 7% की बढ़ोतरी हो रही है। बीएसपी के खाते में 3, कोई नफा कोई नुकसान नहीं। अन्य के खाते में 9% वोट जाएंगे, 4% का नुकसान होगा। और वोट क्या कर रहे हैं ये आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे बताइए कि भैया सीट कितनी। अब इन वोटों को सीटों में तब्दील किया जाए तो जो 25 सीटें हैं राजस्थान की, किस तरह की तस्वीर सामने उभर कर आएगी। कांग्रेस को मिल सकती हैं 10 से 14 सीटें। पिछली दफा मैंने पहले भी बताया आपको, कांग्रेस को मिली थी 20 सीटें, तो कांग्रेस को यहां नुकसान होगा। बीजेपी के खाते में भी 10 से 14 सीटें। पिछली बार बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें मिली थी, तो यहां पर बढ़त हो रही है बीजेपी की। बीएसपी के खाते में कुछ नहीं आने वाला है, जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें तक आ सकती हैं। पिछली दफा 1 सीट गई थी अन्य के खाते में, निर्दलीय के खाते में। स्मिता। जी हाँ, तो संदीप जिस तरीके से आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं, सियासत आंकड़ों का ही खेल है। और अब इस चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले संजय, अगर हम आंकड़ों को देखें यहाँ, क्योंकि आमतौर पर राजस्थान में जैसे सरकारें पलटती हुई देखते हैं हम, 2004 में कांग्रेस को 4 सीटें थी, 2009 में 20, कुल मिलाकर 25 सीटों में। इस बार 10 से 14 का जो खेल दिखा रहे हैं हम कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए, क्या ये सरप्राइजिंग नजर आ रहा है? इसमें एरर मार्जिन कितना मानकर चलेंगे आप अगर आज तारीख चुनाव में हो तो? देखिए, मार्जिन ऑफ एरर जब हम कैलकुलेट करते हैं वो सीटों के लिए नहीं, वो वोटों के अनुमान के लिए किया जाता है। ये मैं अपने दर्शकों को स्पष्ट कर दूं कि मार्जिन ऑफ एरर का कैलकुलेशन वोटों के लिए होता है। आश्चर्य हो सकता है, इस समय आश्चर्य हो हमें
इसलिए क्योंकि अभी चुनाव में 7, 8, 10 महीने का समय है। लेकिन अगर इसको अलग अलग क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा नहीं है कि दोनों पार्टियों की टक्कर हर इलाके में बराबर बराबर है। ये जो बीजेपी को अगर हम देखें तो मध्य राजस्थान, दक्षिण राजस्थान और जो हड़ौती का इलाका है, बीजेपी इन 3 इलाकों में अपनी बढ़त बना रही है कांग्रेस के ऊपर। तो मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, कांग्रेस जो है वो पश्चिम और मध्य प्रदेश में अपनी बढ़त बना रही है। और एक जो इलाका है उत्तर राजस्थान का, वहां पे दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। तो हालांकि राज्य के भर में यह दिखाई पड़ रहा है दोनों 44% मत लेके बिल्कुल कांटे की टक्कर में है, लेकिन अलग अलग इलाकों में इनकी अलग अलग पैठ है। और ऐसा इसीलिए भी कि कई सवालों पर जब हम आगे सर्वे, मैं वही उन सवालों पर ही आ रहा हूं। गहलोत सरकार का रिपोर्ट कार्ड हमने जानने की कोशिश की थी, और रिपोर्ट कार्ड कैसा है? सड़कों की हालत यहां पर अगर मैं 2 आंकड़े जोड़ दूं, कोई बदलाव नहीं और बदतर, तो ये 68% हो जाता है। सड़कों की हालत में 68% लोग कह रहे हैं जस की तस है या बदतर हो गई है। पीने के पानी की बात करें तो 43% लोग कह रहे हैं कि बदतर हुई है स्थिति। 29% कह रहे हैं कोई बदलाव नहीं। ये आंकड़ा हो जाता है 72%। जातियों के रिश्ते की बात करें, कोई बदलाव नहीं, 42%। 19% कहते हैं कि बदतर हुआ है। ये भी 60% के ऊपर जा रहा है आंकड़ा। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करें तो यहां पर 30% कह रहे हैं कि हालत सुधरी है। किसानों की हालत की अगर हम बात करें, कोई बदलाव नहीं, 34%। और 42% कहते हैं कि ये बदतर हो गया है। तो 76%, 3/4 से भी ज्यादा लोग कह रहे हैं कि किसानों की हालत बद से बदतर होती दिख रही है। रोजगार के मौके 38% कहते हैं कोई बदलाव नहीं, 35% कहते हैं कि बदतर हुआ है। तो 73% लोग खुश नहीं है रोजगार के मौकों को लेकर भी। और विकास की रफ्तार 39% कहते हैं कोई बदलाव नहीं, 22% बदतर, 61% का ये आंकड़ा है। बड़े चौंकाने वाले आंकड़े, लेकिन फिर भी कांटे की टक्कर। संजय नहीं संदीप, अगर ये हमें बीच का जो आंकड़ा है कोई अंतर नहीं, उससे हमें एक तरफ जोड़ने की जरूरत नहीं है। और अगर आप उसको, पर खुशी नहीं दिख रही, खुशी नहीं है, लेकिन कोई प्रो इनकम्बेंसी नहीं। लेकिन आप ये देखें कितने लोग कहते हैं सुधरी है स्थिति और कितने लोग कहते हैं बिगड़ी है स्थिति। और अलग अलग मुद्दों पे देखें तो देखेंगे हमारे आंकड़े साफ दिखा रहे हैं 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जिसपे लोगों को लगता है हालत सुधरी है, और 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जिसपे लगता है हालत खराब हुई है। इसी के लिए ये जो वोटों का अनुपात भी दिख रहे हैं, कांटे की टक्कर इसीलिए दिखाई पड़ रही है क्योंकि मुद्दों पे भी ये दिखाई पड़ रहा है, कुछ चीजों पे कांग्रेस बेहतर है और कुछ चीजों पे इस बार एक मिक्स्ड रिजल्ट कार्ड नजर आ रहा है, रिपोर्ट कार्ड नजर आ रहा है। लेकिन अर्चना, पिछले चुनावों में कम से कम जो कांग्रेस को एक एडवांटेज था, जो एक बेनिफिट हासिल था, वसुंधरा राजे, भैरव सिंह शेखावत, ये जो खेमेबाजी थी खुद बीजेपी के अंदर, इस बार के चुनावों में आपको क्या लगता है कि गहलोत सरकार की परफॉर्मेंस के आधार पर लोग वोट डालेंगे? निश्चित रूप से विकास इस बार मुद्दा है और विकास को जनता ने महसूस भी किया है। आम आदमी को केंद्र बिंदु में रखकर बनाई गई योजना है उनको लाभान्वित कर रही है। अभी आपने बताया कि जो 2-3% का एरर जो सर्वे में होता है, यही जो एरर है यही जीत और हार का कारण भी बनता है। इतने ही मार्जिन पर जीत और हार भी होती है। आप बता रहे हैं कांटे की टक्कर है दोनों जगह, लेकिन मैं महसूस करती हूँ कि हमारे जितने सांसद हैं, विधायक हैं, वो जनता के बीच में रहे हैं और जिनका जनता से इंटरेक्शन रहा हो, जनता के बीच में रहे हो, जनता के काम आए हो, तो उन लोगों को निश्चित रूप से जनता स्वीकार करती है। वहीं विपरीत स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है वो 4 साल से बिल्कुल गायब थी। अब चूंकि चुनावी वर्ष एकदम से प्रकट होना, अपनी तथाकथित यात्रा निकालना, देखिए लेकिन अर्चना जी बार बार नहीं चढ़ती है। अर्चना जी, पिछली बार जिस तरीके से 20 सीटें आप लोग की पार्टी निकाल ले गई थी, इस बार आप भी मान रही है कि कंफर्टेबल विक्ट्री नहीं होने वाली है आपके लिए? नहीं, बिल्कुल कंफर्टेबल विक्ट्री होगी। देखिए इसके एक ही कारण है, जब सरकार योजनाएं बनाए, उनको मूर्त रूप दे और उससे जनता लाभान्वित हो तो निश्चित रूप से जीत होती है। और जब विकास का मुद्दा हो तो वो बिल्कुल जीत का कारण बनता है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, वहां सिर्फ जुमलेबाजी, राजनीति कर रहे हैं और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही। अर्चना, आप विकास की दुहाई दे रही हैं, कौन से विकास की आप बात कर रहे हैं? अगर मैं आपसे पलटकर कहूं कि डबल एंटी इनकम्बेंसी होने वाला है, गहलोत सरकार भी कटघरे में होगी और यूपीए सरकार केंद्र में जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जो विकास के नाम पर पॉलिसी पैरालिसिस हो रहा है, क्या वो भी वोटरों के मन में, उनके जहन में घर कर गया है? देखिए, महंगाई कोई भारत का मुद्दा नहीं, ग्लोबल इश्यू है। बावजूद उसके परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़े तो इसे समझ जाना चाहिए कि खुशहाली है देश में। और तब जब प्रोक्योर करने की क्षमता जनता में आ जाए तो इसका अर्थ है कि वहां की योजनाएं ऐसी है कि जनता की आर्थिक स्थिति बढ़ रही है। 5 रुपए में दिल्ली में खाना खा सकते हैं, 12 रुपए में मुंबई में खाना खा सकते हैं, ये आपके ही नेता बयान दे रहे हैं।
और एक ये भी देखिए, कह उस रहे हैं पर भी एक कमेटी का गठन करके इसको रिव्यू करने की बात की गई है। तो ऐसी अवस्था में राजस्थान के परिदृश्य की यदि बात करेंगे तो राजस्थान में स्वर्णिम योजनाएं आई हैं जो कि राजस्थान को विशेष पटल पर अपना स्थान बनाने में योगदान दे रही है। बिल्कुल। और अगर तो आप अभी विकास की ताल ठोक रही हैं। वैसे गहलोत साहब को जादूगर भी कहा जाता है, लेकिन सुधांशु मित्तल जी, आपको आंकड़ों पर कुछ अचरज हुआ? आपके उम्मीद अनुसार हैं या उम्मीद से कहीं नीचे हैं? पहले तो मैं कहता हूं कि देखिए, इन आंकड़ों का, अगर ये आंकड़े सही हैं तो इनका सही परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिए। कांग्रेस का ग्राफ 7% नीचे, भाजपा का ग्राफ 7% ऊपर, और दोनों एक ही जगह हैं। नहीं, कांग्रेस 3% नीचे, आप 7% ऊपर। जी, दिशाएं कहां जाने वाली है इसका सोचिए। तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ जाएंगे। नहीं, बीजेपी भी ठीक दिशा में जा रही है क्या कांग्रेस के मुकाबले राजस्थान में? अगर वो आपके घर में फूट पड़ी हुई थी, वो अब सुलझ गई हो रही है तो हमारी दिशा और दशा दोनों अच्छी है। और कांग्रेस को 7% का नुकसान हो रहा है तो दिशा और दशा दोनों गलत हो रही है इनकी। तो 3% का नुकसान हो रहा है कांग्रेस को। जी, कांग्रेस को 3% का नुकसान है। नहीं, आपके आंकड़े गलत है। आंकड़े मेरे सामने रखे हुए हैं। 2009 में कांग्रेस को जो था 47.26, तो वही तो बता रहे हैं सुधांशु जी, और 44% सही भाई, और अच्छा है ये 3% नीचे है, हमारे तो 7% की बढ़ोतरी है। तो हमारी ग्रोथ की दिशा और ग्राफ जो है ज्यादा शार्प है। आपके घर की लड़ाई खत्म हो गई कि नहीं? घर की लड़ाई खत्म हो गई सुधांशु जी? ऐसा अगर हमारी लड़ाई दिख रही होती तो आज जो जन सैलाब निकल के आ रहा है वसुंधरा राजे के हाथ को मजबूत करने के लिए, वो कभी नहीं निकलता। सुधांशु जी, अशोक गहलोत जी की यात्रा, एक मिनट, और अशोक गहलोत जी की यात्राओं में भाड़े के जो क्राउड है वो भी नहीं इकट्ठा होके हो पा रहा। तो अपने आप समझिए, एक तो जन समर्थन अपार, दूसरा बहुत कोशिश करने के बाद भी लोग नहीं निकल रहे हैं। तो लोगों की दिशा और मानसिकता क्या होने वाली है राजस्थान में कांग्रेस के और केंद्र सरकार के शासन के बारे में, वो आपके सबके सामने है। सुधांशु जी, आप सीएसडीएस के आंकड़ों पर सवाल खड़े कर रहे थे। हालांकि जो अगले नतीजे हम सुनाने वाले थे वो शायद आपके लिए बेहतर होते, लेकिन अब आप उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कहा जा रहा था कि वसुंधरा सरकार जो है कम से कम 35% लोग बेहतर मानते हैं सभी वोटरों में, जबकि 29% लोग गहलोत सरकार को बेहतर मानते हैं। प्रोफेसर राजीव कुमार जी, आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या बीजेपी के अंदर जो एक वसुंधरा राजे की छवि थी, एक तानाशाही रवैया था उनका, एक खेमेबाजी का शिकार हुई थी बीजेपी पिछली बार, क्या वो फैक्टर्स अभी हैं या खत्म हो चुकी हैं इस बार? नहीं, वो और ज्यादा बड़ा है। ये बीजेपी के अंदर जो अंतर्विरोध हैं, वो अंतर्विरोध और ज्यादा तेज हुए हैं और उसको राजस्थान की जनता स्वीकार कर रही है। लेकिन मेरा एक सवाल जो सर्वे किया गया है और जिसमें जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें है, क्योंकि राजस्थान में अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा के चुनाव की स्थिति क्या होगी, इसका परिणाम निश्चित रूप से लोकसभा के चुनावों पर यहाँ देखने को मिलेगा। मैंने भी कई क्षेत्रों को देखा है और कई क्षेत्रों का अध्ययन करने की कोशिश की है। जनता का असंतोष कांग्रेस के प्रति भी है और भाजपा के प्रति भी है, और इसलिए इन दोनों के बारे में जब भी बात की जाती है तो दोनों के विषय में जो जनता ओपिनियन देती है वह ओपिनियन चौंकाने वाली होती है। अनफॉर्चुनेटली राष्ट्रीय स्तर की ये दोनों पार्टियां जनता के बीच में अपनी साख खो बैठी हैं। लेकिन दूसरी स्थिति यह है कि इनके सामने विकल्प का अभाव है। जनता ये जानना चाहती है कि वो किसको दे, क्योंकि उसको मालूम है कि दोनों ही स्थितियों में उसका शोषण होगा। किसानों के साथ वाकई दोनों दलों ने किसी प्रकार की कोई ऐसी सर्विसेज नहीं की जिससे ये कहा जा सके कि किसान फायदे में, विद्यार्थी फायदे में नहीं है, औद्योगिक घराने नुकसान में। आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान का वोटर कहीं ना कहीं विकल्प भी तलाश रहा है, और जो आंकड़े अभी कुछ देर पहले स्मिता ने आपको बताए थे, इसके अंदर जो अलग अलग जातियां हैं, कड़वी हकीकत है हमारी सोसाइटी की, हमारे समाज की, उसमें अगर आप देखेंगे 29% कह रहे हैं कि बेहतर है गहलोत सरकार, जबकि 35% कहते हैं वसुंधरा राजे की सरकार बेहतर थी। उसमें 43% जाट और 38% गुर्जर कहते हैं कि वसुंधरा राजे की सरकार बेहतर है, जबकि 42% मुस्लिम और 35% अनुसूचित जाति कहती है गहलोत सरकार बेहतर है। तो कुछ ध्रुवीकरण भी आप होता देखेंगे क्या प्रदीप जी, जिस तरह से जिस दिशा में ये चुनाव जाता दिख रहा है राजस्थान में? नहीं संदीप जी, देखिए अभी जो
संजय जी ने बताया, एक इन आंकड़ों से दो बातें तो बड़ी स्पष्ट है कि कोई प्रो इनकम्बेंसी नहीं है राजस्थान में। दूसरी बात यह है कि कोई स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं है। इस वजह से आप आजकल एंटी इनकम्बेंसी तो खत्म हो गई है, प्रो इनकम्बेंसी पर ज्यादातर सरकारें चुनकर आ रही हैं। वो नदारद है, आप ये मान रहे हैं? या तो बड़ी स्ट्रांग प्रो इनकम्बेंसी होती है या बहुत स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी होती है, जिससे सरकारें जाती हैं, जो आता है वो 2/3 3/4 बहुमत से आता है। तो ऐसा राजस्थान में अभी नहीं लग रहा है। उसका एक कारण जो संजय जी ने ही बताया कि अभी चुनाव 10 महीने हैं और बीच में विधानसभा चुनाव भी है। एक मोमेंटम दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस की रफ्तार जो है वो धीमी होती जा रही है, बीजेपी की रफ्तार थोड़ी बढ़ रही है। अब ये चुनाव तक कौन किससे आगे निकल जाएगा ये कहना अभी मुश्किल है। ये कैंपेन जब शुरू होगा, कैंडिडेट अनाउंस होंगे, पार्टियां अपनी अपनी निश्चित रूप से उसमें भी काफी वक्त लगेगा। वैसे राजीव जी जो कह रहे थे कि एक जो दिक्कत है शायद कई सारे राज्यों में नजर आती है कि दो ही पार्टियां हैं, विकल्प तलाश रहे हैं कहीं ना कहीं राजस्थान की सरकार, इसमें कोई तीसरा फैक्टर नजर आ रहा है क्या? ये हम संजय जी से भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। लौट कर आएंगे कुछ और बहुत दिलचस्प आंकड़ों के साथ। बिल्कुल, राजस्थान का यह सफर जारी रखेंगे। वहां पर चुनावी यात्राएं भी बहुत चल रही हैं, ये हम आपको बताएंगे वहां के लोग क्या कह रहे हैं इन यात्राओं के बारे में। लेकिन आपको ब्रेक में जाने से पहले यह भी बता दें, 8 बजे उत्तर प्रदेश सबसे अहम प्रदेश माना जाता है राजनीतिक लिहाज से भारत में। वहां पर किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं, क्या मोदी का असर चलेगा उत्तर प्रदेश में? 8 बजे पर जारी हमारी खास पेशकश, अगर अभी चुनाव हो तो। और यहाँ पर हमने एक और सवाल पूछा था, सवाल आपको बताएंगी स्मिता। बिल्कुल, हमने क्योंकि हम राजस्थान की बात कर रहे थे और साथ ही साथ देश भर के लोगों को यह भी पूछा था कि राजनीतिक यात्राओं में जो है दिलचस्पी के ऊपर सवाल था। बीजेपी का जो स्वराज संकल्प यात्रा, उसके बारे में आखिरकार कितने लोगों ने सुना है? 68% लोग कहते हैं कि उन्होंने सुना है। कांग्रेस की संदेश यात्रा के बारे में 61% लोगों ने सुना है। 39% वो लोग हैं जिनका कहना है कि उन्होंने इसके बारे में नहीं सुना है। और राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं खास मेहमान भी। राजीव जी, यहाँ आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि ये जो आप कह रहे हैं कि विकल्प नहीं हो पा रहा है कांग्रेस बीजेपी के बीच में, तीसरे क्या कोई फैक्टर्स बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं आपको यहाँ पर? नहीं, तीसरे विकल्प की संभावनाएं तो हैं। देखिए, एक विशेष इलाका, जैसे मान लीजिए अगर हम हनुमानगढ़ गंगानगर की तरफ जाते हैं, शेखावाटी के इलाके की तरफ जाते हैं, तो एक जो तीसरा विकल्प उभर करके आ रहा है जिसमें यहाँ के वामपंथी दल मौजूद हैं, सपा मौजूद हैं, वो एक उभर रहे हैं। दूसरी तरफ करोड़ी लाल जी मीणा जिस तरह से एनसीपी के माध्यम से उभर करके आ रहे हैं, अगर इन लोगों ने कांग्रेस के और बीजेपी के वजूद को सार्थक रूप में चुनौती दी तो यह चुनाव आने वाले समय में बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि इन लोगों की अपनी एक पकड़ है। किसानों के ऊपर उनकी पकड़ है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के ऊपर अपनी पकड़ है, और दूसरे रूप में हम कहें कि जो पीपल एट मार्जिन है उनके साथ में इनका अपना एक संबंध विकसित हो रहा है, और उनके पास में विकास नहीं पहुंचा। ना तो बीजेपी की रिजीम में विकास पहुंचा, ना ही कांग्रेस की रिजीम में विकास पहुंचा। तो विकास मुद्दा होगा क्या? विकास पर लोग वोट करेंगे क्या? सुधांशु मित्तल जी, आप लगातार उंगली उठा रहे हैं, ये बताइए, विकास मुद्दा होगा, मोदी मुद्दा होगा राजस्थान में? राजस्थान में वसुंधरा मुद्दा होगा, क्योंकि लोगों में इस समय वसुंधरा का आकर्षण और उनके प्रति आस्था अपूर्व है। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर एक बड़ा अजीब फिनोमेना है जो हमें समझना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी थी कि अभी शायद सिंह साहब ने इस बात को ध्यान दिलवाया कि राजस्थान में जब विधानसभा का चुनाव होता है तो बहुत ही क्लोज होता है। 2008 के चुनाव में अगर आप देखें तो सिर्फ 2% का वोट का फर्क था कांग्रेस और भाजपा के बीच में। 2003 में हम दोनों के बीच में कांग्रेस बीजेपी को 4% ज्यादा थी। लेकिन यही जब लोकसभा में जो 4 महीने बाद होती है लोकसभा, तो आप देखेंगे 10-10, 8-8% का फर्क आ जाता है। तो राजस्थान का एक ये भी कैरेक्टर है कि जो वहां पे सरकार बनाने वाला है वो उसको लोकसभा में भारी बहुमत भी मिलने वाला है। मैं उसी परिप्रेक्ष्य में कहना चाह रहा था कि वसुंधरा का जो इस समय करिश्मा राजस्थान में चल रहा है और जिस तरह लोग वहां पे उनकी यात्रा में उनसे मिलने, उनके प्रति अपना स्नेह आशीर्वाद देने के लिए निकल रहे हैं, वो देखने वाला है जी। और वही एक जो आकर्षण है, उसी के वजह से भाजपा जो है
आने वाले विधानसभा में पहले जीतेगी और उसके बाद लोकसभा में एकदम से स्विंग आने वाला है। चलिए समझ गया मैं। अभी आपने चुनावी भाषण शुरू कर दिया है सुधांशु जी ताल ठोकते ठोकते आपने चुनावी भाषण शुरू कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ा वक्त की कमी थी। अर्चना जी आपका भी और राजीव गुप्ता साहब आपका मुकाबला कांटे का चल रहा है। अगर अभी चुनाव हो तो हम राजस्थान की बात कर रहे थे, एक छोटे से ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद तस्वीर उत्तर प्रदेश की, क्या वहां मोदी का कोई असर होने वाला है? क्या बीजेपी की जो डूबती नैया है वो कुछ खिवैया उसे मिलता दिख रहा है? ब्रेक के बाद 8 बजे।